मैं डॉक्टर विकास टोपिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल का एक बड़े इम्पोर्टेंट हम सम्राट की बात करेंगे, वो है अकबर। अकबर की बात करेंगे और अकबर की बात करने से पहले हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लें कि अकबर पर हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, क्या क्या उनके टॉपिक्स ले सकते हैं, वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अकबर, जब हम यूरोपियंस की बात करते हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर महान, अशोक महान, अकबर महान, ऐसे शब्द लिखने का उनके यहाँ रिवाज था, क्योंकि वो जैसे अगस्टीन राजा था, अगस्त राजा अगस्त बोलते हैं जिसको, या फिर हम और लोगों को देखते हैं जिनके लिए उन्होंने महान शब्द इस्तेमाल किया है, वैसे भारत में उन्होंने अकबर के लिए द ग्रेट बोला। यहाँ पर एक शब्द आया कि हम इनको किस तरह से अध्ययन अकबर के संदर्भ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका इतिहास के स्रोत क्या है, अकबर को जानने की स्रोत क्या है। फिर उसकी बायोग्राफी आती है, जीवन वृत्त, कैसा किया अकबर ने, क्या रहा उसका, कैसे पैदा, कहाँ पैदा हुआ, क्या रहा, किस तरह से नामकरण हुआ, आदि आदि बात। इसके बाद अकबर के काल के उसके युद्ध क्या क्या रहे, किस तरह से भारत के उत्तरी भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में अकबर ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को अपनाया। यहीं पर हम उसके अकबर के राजनीतिक दर्शन की भी चर्चा करेंगे, क्या चाहता था अकबर, आखिर क्यों इसका राजनीतिक विस्तार कर रहा है। इसके बाद अकबर के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की बात करेंगे, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की बात। इसमें हम दो बातों की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, मनसबदारी और सामान्य प्रशासन। इस सामान्य प्रशासन के साथ साथ हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी ले लेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था। उसके साथ हम लोग अब अकबर का ये पक्ष लेंगे, कला एवं साहित्य का, कला एवं संस्कृति, जिसमें वास्तुकला है, चित्रकला है, संगीत है और उससे संबंधित अन्य पक्ष है। इसमें मौद्रिक पक्ष को भी हम समझ सकते हैं कि अकबर के काल में मुद्रा व्यवस्था का विकास, मॉनेटरी सिस्टम का विकास कैसे हुआ, किस तरह से टकसाल बना करते थे, किस तरह से जो कॉइन्स थी उन कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, ये अकबर का पूरा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अब इनमें ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आती हैं। जैसे अकबर काल का इतिहास लेखन, अकबर काल का इतिहास लेखन तीन रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो अबुल फजल जैसे इतिहासकार हैं, अबुल फजल जैसे, ये नुक्ता लगा है सब जगह, अबुल फजल जैसे इतिहासकार है, जैसे उन्होंने आइन ए अकबरी लिखा, जिसको सामान्य रूप से अकबरनामा कह दिया जाता है। अकबरनामा का एक बड़ा भाग आइन ए अकबरी है। तो आइन कहते हैं नियम के लिए, कई बार आइन अकबरी पूरा न लिख करके केवल आइन लिख दिया जाता है। तो ये अकबर द्वारा संरक्षित विद्वान है, इतिहासकार है, और इनकी जो रिसर्च की और हिस्ट्री लिखने की मेथोडोलॉजी थी, अकबर इनको, अबुल फजल को मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार माना है अलीगढ़ स्कूल वालों ने, लेकिन इनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो मेथोडोलॉजी साइंटिफिक तो थी, लेकिन ये दरबारी इतिहासकार रहे। दूसरे नंबर पर आता है ऐसा इतिहासकार निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अहमद। ये एक निष्पक्ष इतिहासकार रहे, ये भी मुगल सेवा में थे और मीर बख्शी भी रहे जगहों पर ये, तो ये अपने आप में निष्पक्ष इतिहासकार रहे। और बदायूनी जैसे लोग भी हैं जो अकबर के आलोचक थे, क्योंकि ये व्यक्ति उलेमा वर्ग का सदस्य था। उलेमा क्या होता है, उलेमा मध्यकाल में या इस्लामिक जो बैकग्राउंड है उसमें थियोलॉजिकल क्लास को उलेमा कहा जाता है। एक धार्मिक समूह होता है, इस धार्मिक समूह को उलेमा क्लास कहते हैं, टीचिंग कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी। तो इन इस तरह के सारे जो लोग हैं, इनका जो लिखा हुआ पार्ट है उसको इतिहास कहेंगे, इतिहास लेखन कहेंगे या इतिहास के ग्रंथ कहेंगे। इसके अलावा और बहुत से ग्रंथ हैं, जैसे तारीख अल्फी भी इसी काल में लिखा गया, तारीख ए अल्फी। ये जो अल्फी शब्द है, ये अल्फ शब्द से निकला है, अल्फ मतलब 1000। ये गौर करने की बात थी कि अकबर के समय में इस्लाम का लगभग 1000 साल पूरा हो रहा था। इसलिए अकबर ने 1000, अल्फ कहते हैं 1000 के लिए, अकबर ने 1000 साल के इतिहास को
लिखने के लिए एक पूरा एडिटोरियल बोर्ड बनाया और इसने जो ग्रंथ लिखा उसको तारीख कहते हैं इतिहास के लिए। तारीख ए अल्फी अर्थात 1000 साल का इतिहास। किसके 1000 साल का? इस्लाम के 1000 साल का। अब जब जीवन मृत्यु की बात आती है तो ये जो अकबर है ये उत्तराधिकारी है, बेटा है किसका? हुमायूं का, यानी हुमायूं बाबर का ग्रैंडसन और हुमायूं का बेटा। तो जो कि अभी तक जब हम बाबर और हुमायूं की बात करते हैं, ये दोनों वो व्यक्ति थे जो विदेशी थे, नो डाउट अबाउट इट। ये विदेश से आए, ये उज्बेकिस्तान से आए, तो इनको हम कंप्लीटली विदेशी कहते हैं। लेकिन जब हम अकबर की बात करते हैं तो मुगलों के बारे में किस तरह से इंटरप्रिटेशन दी जाती है, मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि उसका अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। ये आजकल पाकिस्तान और भारत की सीमा पर यानी सिंध क्षेत्र में हुआ करता था ये अमरकोट। और यहाँ पर राजपूत स्ट्रक्चर था, एक राजपूत फैमिली थी, अमरकोट के राजपूत के यहाँ ही पैदा हुआ। इसलिए इन्होंने ये कहना शुरू किया कि अकबर तो भारतीय है, क्योंकि इसका सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग नागरिकता इसके पास भारत की है। आज भी हम इस बात की चर्चा करते हैं। नागरिकता का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी आज भी आपने करंट इश्यूज में देखा होगा कि नागरिकता के प्रश्न को लेकर के वाद विवाद भी रहा है। और इसी तरह से अकबर और उसके बाद जितने लोग हैं सब हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो उनको हिंदुस्तानी माना गया, ऐसा इंटरप्रिटेशन दी गई। हालांकि उनके बहुत से लोग अभी भी विदेशों से ही आते थे। जैसे हम शाहजहां के पीरियड की बात करें तो वो जब बुखारी, जैसे इमाम बुखारी के जो पिछले जितने लोग थे वो अपने नाम के आगे आज भी बुखारी लगाते हैं। तो ये विदेशीपन इनमें रहा, लेकिन ये क्योंकि पैदा भारत में हुए इसलिए इन्होंने अपने भारतीय कहना शुरू किया। भारत में इनके विवाह होने लगे। अकबर ने क्योंकि राजपूत नीति के अंतर्गत विवाह का एक भारतीयों के साथ विवाह का एक सिस्टम बनाया। विशेष रूप से जब हम नागौर दरबार और उसके बाद देखते हैं तो राजपूतों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। इससे उनका कहना यह था कि उनका नस्ल, उनके खून जो है वो भारतीयकरण उसका हो गया, लेकिन मूल रूप से मुस्लिम ही बने रहे। और साथ में प्रशासनिक व्यवस्था को, शासकीय व्यवस्था को उन्होंने भारतीय रूप देने का प्रयास किया। और अब युद्ध का दर्शन और दर्शन इनका क्या रहा, इस बारे में भी हम चर्चा करें थोड़ी सी। अकबर का साम्राज्यवादी दर्शन था, ये बहुत ही क्लियर बात है। साम्राज्यवादी दर्शन था, वो पूरा देश जीतना चाहता था, बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक राजपूत नीति बनाई। राजपूत नीति क्यों? क्योंकि इनके यहाँ एक सिस्टम होता था जिसमें मुगल अभिजात्य है, जिसमें कौन कौन लोग होते थे उस समय? थे मिर्जा, मुगल, ये लोग हुआ करते थे। अफगानों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था और ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो अकबर का जो एक अभिजात्य वर्ग था, अमीर वर्ग का ढांचा था, वो चरमरा रहा था। इसलिए अकबर ने उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, राजपूत राजा, इनके साथ एक नई नीति का प्रतिपादन किया। और इसी नीति के अंतर्गत राजपूतों को अपने में मिला लिया गया। जबकि राजपूत हिंदू थे, प्योरली हिंदू थे, कभी मुसलमान नहीं बने, तो उनको ले लिया गया। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अकबर का मुगलों का साम्राज्य स्थापित करने में, साम्राज्य का प्रसार करने में, साम्राज्य को विस्तारित करने में, साम्राज्य की जड़ें गहरी करने में राजपूतों की भूमिका रही। तो जितने युद्ध हैं मैं आपके बारे से यहाँ पे चर्चा करूँ, क्योंकि जब हम युद्ध की चर्चा को 1555 से शुरू करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध था। उसके बाद 1 by 1 मालवा विजय, कालिंजर विजय, रणथंभौर, 1 by 1 देखते जाइए आप। गुजरात, कश्मीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये लगभग साथ ही साथ है। सिंध, बलूचिस्तान और लास्ट में दक्षिण के कुछ भाग। अब ये पूरे एरिया आप देख सकते हैं। देखिए आज भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र हैं। मैं आपको इसके उसमें मैप में भी दिखा सकता हूँ इस बात को। ये आप मैप देख सकते हैं। ये आप एक बार फिर से देख लें। दिल्ली आगरा में अकबर है, कैसे कैसे इसने साम्राज्य विस्तारित किया, किस तरह से इसने अपने को फैलाया। तो जैसे मैंने बोला, हमारे यहाँ ये रणथंभौर है,
गुजरात का बयान है, मालवा का बयान है, खानदेश का असीरगढ़ का की विजय जो कि 1601 में हुई अंतिम विजय मानी जाती है। इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी और गंगा का द्वार इनके पास स्थायी था, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, काबुल, राजस्थान तो पूरा इन्होंने राजपूत नीति के अंतर्गत अधिग्रहण में ले लिया। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा उत्तरी भाग अकबर ने अपने नियंत्रण में ले लिया, एक बड़ा साम्राज्य, बड़ा राज्य स्थापित किया। इसके लिए उनको जरूरत क्या थी? इसके लिए उनको जरूरत थी एक नई सैन्य व्यवस्था की, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की, एक नई राजस्व व्यवस्था की। तो इसी क्रम में वन बाय वन जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बैटल, ये आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट भारत में राज्य स्थापना के लिए जो बैटल है वो अकबर का हुआ है। ये देख सकते हैं आप अकबर, और ये देख सकते हैं आप हेमू। ये क्योंकि ये एक्चुअली क्योंकि पानीपत के बारे में चर्चा है। पानीपत की पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में प्रथम, और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 और 1556। तो पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरे युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से, बैरम खां ये हुमायूं का राइट हैंड था, और इसने जिस युद्ध पद्धति का, ये एक बहुत ही बेहतरीन सेनापति था, और अकबर ने बैरम खां की सहायता से हेमू को पराजित किया। ये हेमू कौन है? ये पूरे मध्यकाल का एक ऐसा व्यक्ति है, एकमात्र हिंदू शासक है, एकमात्र, क्योंकि इसने उपाधि धारण की थी हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हमारे यहाँ विक्रमादित्य, विक्रम और आदित्य, ये दो शब्दों से विक्रमादित्य बना है, यानी पराक्रम का सूर्य। दरअसल ऐसा नहीं है कि इससे पहले हिंदू राजा नहीं हुआ मध्यकाल में। खुसरो शाह 1319-20 के आसपास में उल्लेख मिलता है कि वो भारतीय मुसलमान था, कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अब जब वो शासक बन गया तो मुसलमान ही था, हिंदू नहीं था। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, बेसिकली ये एक तरह से ये कह लें कि ये प्रधानमंत्री था, किसका? शेरशाह के उत्तराधिकारी, आदिल शाह जो थे, शेरशाह के उत्तराधिकारी का ये प्रधानमंत्री था। धीरे धीरे ये सर्वे सर्वा बन गया, और इसने दिल्ली आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। और इस बात को लेकर के इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ। जिस तरह से ये युद्ध हुआ, युद्ध में हेमू निसंदेह अभी तक कोई युद्ध नहीं हारा था। कि अलग सी बात आती है, हमारे भारत के इतिहास में कहते हैं राणा सांगा कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, हेमू कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, तो आखिर कैसे मुगलों ने पराजित कर दिया? तो इनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी थी, मुगल और विदेशों से आने वाले, चाहे टर्क्स रहे चाहे मुगल्स रहे, इनकी वॉर स्ट्रेटेजी का एक भाग ये हुआ करता था किसी भी तरह से युद्ध जीतना है। जबकि जब हम राजपूतों की बात करते हैं, इस पक्ष की बात करते हैं, ये वहां भी आदर्शों की बात करते थे। तो इन्होंने, बैरम खान ने इसको केंद्र बनाया। आपने जितने तुर्की धनुर्धर थे, उनको बोला कि आपको हेमू की आंख निकालनी है, हेमू को पराजित करना है किसी तरह से। तो उन्होंने सबने हेमू को घेर लिया, लास्ट में हेमू को बंदी बना लिया गया, उसको मार दिया जाता है युद्ध के बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रक्रिया इस तरह से जन्म लेती है। अब सांस्कृतिक रूप से कैसे अकबर ने किया? अकबर कंपोजिट कल्चर का एक तरह से जन्म जाता रहा है, या यूँ कहें कि उसने, एक कहने वालों ने ये भी कहा कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, लेकिन राष्ट्र की संकल्पना तब भारत में नहीं थी। कि हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा अकबर काल की पहली महत्वपूर्ण इमारत है। उसके उपरांत अकबर ने बहुत सारे, जैसे उसने आगरे का किला बनवाया, जैसे अजमेर में किला बनाया, इलाहाबाद में किला बनाया, लाहौर में किला बनाया, और फतेहपुर सीकरी जैसे उसने एक इमारत का, उस पूरी राजधानी का निर्माण कराया। लेकिन ये उसकी पहली, बाबर, हुमायूं का ये मकबरा है, टॉम ऑफ हुमायूं, उनकी हुमायूं की विधवा ने बनवाया था ये, हसी बेगम ने, और अकबर के काल में बना है। आज अकबर के संदर्भ में इतना ही, और इस टॉपिक